तो दोस्तों आगे हम नई वीडियो में अपने जो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अगर स्रोत के आधार पर हम इतिहास को देखें तो 3 भागों में बाँटा जा सकता है, ठीक है? वैसे देखा जाए तो इतिहास प्राचीन भारत का जो इतिहास है काफ़ी बड़ा है। तो पर हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जहाँ से सवाल बनते हैं उतना ही देखेंगे, ठीक है? तो प्रागैतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बाँटा गया है प्राचीन भारत का इतिहास हमने स्रोत के आधार पर, ठीक है? तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ है कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, लिखित स्रोत नहीं है, ठीक है इसके? जैसे पाषाण काल। और आज ऐतिहासिक काल क्या होता है? आज ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है? जैसे हड़प्पा के जो हमें ये क्या मिले हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं ना, उनको भी पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी लिपि अभी समझ में नहीं आ रही कि क्या है करके। या और ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है? जैसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिल गए, ठीक है? और उनको हम पढ़ा भी सकते हैं, उनको ऐतिहासिक काल में रखेंगे, ठीक है? जैसे सम्राट अशोक के हैं और वैदिक काल से आगे के देखे जाए तो साबित सम्राट अशोक हो गए, मौर्य काल के हो गए, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, तो आगे देखेंगे हम उनको धीरे-धीरे। तो प्रागैतिहासिक काल पे आ गए तो हम प्रागैतिहासिक काल का क्या होता है, जो सर्वप्रथम भारत में जो अध्ययन कर रहे थे तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, ठीक है? इसका प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सबसे पहले भारत की बात कर रहे हैं अभी हम। और 1820 में देखा जाए तो जर्गिनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग व लौह युग 3 में बाँटा, ठीक है? जो जर्गिनस थॉमसन थे उन्होंने 1820 में जो प्रागैतिहासिक काल है ना उसको 3 भागों में बाँटा। कौन-कौन से? एक हो गया पाषाण काल, दूसरा हो गया कांस्य युग और तीसरा हो गया लौह युग। तो ये विश्व स्तर पर बाँटा गया है, ठीक है? और देखा जाए तो जो कांस्य युग की बात, कांस्य युग आ गया यहाँ पे। तो काँसा किससे बनता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो काँसा बनता है तांबा और टीन से, ठीक है? ये पिछले साल एग्ज़ाम में आ चुका है, ये काँसा किससे बना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है इसको? क्योंकि उस सभ्यता में माना जाता है कि कांस्य का प्रयोग हुआ है। और देखा जाए तो जो भारतीय पुरातत्व के जो जनक है ना, अलेक्जेंडर कलिंगम को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये भी। और आगे देखते हैं। पाषाण काल को जैसे हमने स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बाँटा था, तो वैसे पाषाण काल को भी 3 भागों में बाँटा गया, ठीक है? आधार देखें तो एक है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब इनके टाइम पीरियड के आधार पर है। जैसे पहले पुरा पाषाण, उसके बाद बीच का टाइम मध्य और जो नया है जो चल रहा है, वो है नवपाषाण काल, ठीक है? देखा जाए तो काल का टाइम पीरियड है, चरण में देखेंगे, इनके लक्षण और गुण देखेंगे और कौन-कौन से औजार यूज़ हुए हैं और हमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं इनके टाइम ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है? तो आगे देखते हैं, काल देखते हैं तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है? और इसमें बहुत से अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि बीसी और एडी में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो वो भी क्लियर कर देते हैं हम आपका। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है ईसवी, ठीक है? और देखा जाए तो अब इनको कैटेगरी के हिसाब से 3 भागों में बाँट दिया जैसे हमने, ठीक है? 25 लाख बीसी से 10,000, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है? ये सबसे अगर देखा जाए तो मनुष्य द्वारा सबसे लंबा टाइम पीरियड है जहाँ मनुष्य ने अपना जीवन बिताया, ठीक है? सर्वाधिक समय बिताया। ये हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, तो आपको ये ऐसे ही दिखें, ऐसे पढ़ने को मिलेगा इसमें। और मध्य पाषाण काल का जो है वो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। और नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल क्या है? जहाँ 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, ठीक है? तो इसके चरण देखा जाए तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उच्च युग पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का मतलब समझ रहे होंगे आप, यहाँ इस काल में पत्थरों का यूज़ हुआ था, ठीक है? उसके बाद लक्षण देखते हैं, तो पूरा पाषाण काल के जो लक्षण है ना, वो है आखेट। तब मनुष्य क्या करता था? आखेट, शिकार खेलता था, खाद्य संग्राहक था, ठीक है? और कृषि को इम्पोर्टेंट है कि क्या पूरा पाषाण काल में मनुष्य को खेती यानी कि कृषि और पशुपालन की जानकारी थी? तो नहीं थी, ठीक है? तो इसमें मनुष्य बस शिकार करता था। इस पे पशुपालन और कृषि की कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है? और मध्य पाषाण काल में क्या होता है? मध्य पाषाण काल में आर्किटेक्ट था, खाद्य संग्राहक। आर्किटेक्ट मतलब होता है शिकार खेलना और खाद्य संग्राहक यानी जो अपने खाने के लिए व्यवस्था भोजन को संग्रह करता था। और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी पर विधिवत शुरुआत नहीं थी। विधिवत शुरुआत मतलब क्या मतलब क्या है कि पशुपालन की शुरुआत ये अपने शिकार को हाँकने के लिए, शिकार का पीछा करने के लिए इसलिए करते थे, ठीक है? और आगे जाके इसकी विधिवत शुरुआत होगी। और कृषि देखा जाए तो अब नवपाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें कृषि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और देखा तो और इसमें मनुष्य क्या करता था, क्या करना शुरू कर दिया था इसने, स्थायी निवास शुरू कर दिया था। क्यों? जैसे अगर अगर उसने कहीं खेती करनी है तो स्थायी निवास कैसे करेगा? खेती करनी है उसने कहीं, तो उसको जानवरों से बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसके आस-पास रहना पड़ता था। तो उसने क्या कर दिया था मनुष्य ने, इसमें स्थायी निवास जहाँ वो खेती करता था वहाँ उसने रुकना शुरू कर दिया था। और औज़ार की बात करते हैं तो इसमें जो टाइम के साथ-साथ अपने औज़ारों को भी इसने शुरू कर दिया था क्या करना, मॉडर्न करना, ठीक है? यानी अपने औज़ारों को भी उच्च गुणवत्ता का बनाना शुरू कर दिया था। जैसे क्वार्टज़ाइट और सल्फ़ ब्लेड। क्वार्टज़ाइट और सल्फ़ ब्लेड का यूज़ किया था इसने पूरा पाषाण में। मध्य पाषाण में क्या था? माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर, ठीक है? और नवपाषाण काल में क्या करता था? स्लेट से बने हथियार स्लेट से बने हथियार यूज़ करता है, ठीक है? और नवपाषाण काल में जो इस टाइम पे क्या है, ज्ञानी मानव विकसित हो गया है, ठीक है? यानी मानव क्या हो गया था, अब ज्ञान अर्जित करने लग गया था कि वो कैसे शिकार करना है और क्या खेती करनी है करके, ठीक है? कैसे खेती करनी है और उस स्थान पे रुक के खेती करता था और जानवर को पालना शुरू कर दिया इसने। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनुष्य ने किस जानवर को अपना पालतू बनाया था सर्वप्रथम? इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक आती है गाय,
इंपॉर्टेंट 2 ऑप्शन है, एक गाय और दूसरा है कुत्ता। तो कुत्ते को पहले बनाया था, ठीक है, इसने अपना पालतू जानवर। और महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं तो पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल भी हैं कुछ। अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम यानी ये है तमिलनाडु में, ठीक है, टीएन इसलिए लिख रखा है मैंने कि तमिलनाडु है ये अतिरमपक्कम। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मध्य, और उसके बाद है हथनो। तो हम एक बार पहले इसमें पुरापाषाण काल के देख लेते हैं। अतिरमपक्कम तमिलनाडु से मिला है, हथनोरा एमपी से मिला है। एमपी से जो हथनोरा मिला है ना, वहाँ पे मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में आ चुका है भीमबेटका। जो भीमबेटका है ना, वहाँ नर्मदा घाटी एमपी, नर्मदा घाटी एमपी में है, ठीक है, भीमबेटका। और यहाँ से सबसे प्राचीन चित्र, जो प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, और 3 काल किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो 3 काल कौन कौन से हैं, पुरापाषाण, मध्यकाल और नवपाषाण, ठीक है। ये तीनों कालों से कौन सा वाला जुड़ा है, तो ये जुड़ा है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में, इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर, मिर्जापुर ये तीनों कालों से जुड़ा है, वो साक्ष्य मिले हैं मिर्जापुर से भी। और देखा जाए तो मध्यपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल देखें तो चौपानी मोड़ो, चौपानी मोड़ो कहाँ है, ये यूपी में है, ठीक है। यहाँ से मृतपांड मिले हैं और प्राचीन मृतपांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा देखा तो सराय नहार है, यहाँ से यूपी में पड़ता है, ठीक है। और बागौर, बागौर राजस्थान में पड़ता है। आजमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन का प्रमाण मिला, ठीक है। यानी पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है कि जो जानवर को पालना शुरू इंसान ने कब कहाँ किया था, सबसे पहले कहाँ मिले उसके साक्ष्य, तो बागौर में मिला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बागौर वाला। और देखा तो ब्रुज होम, जो ब्रुज होम है वो कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है ब्रुज होम भी। ब्रुज होम, ये जो बुर्ज होम है ना, सॉरी, बुर्ज होम जो है वो है कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ से क्या मिले हैं, गर्तवास, गर्तवास और कब्र में निवास। गर्तवास मतलब जो कब्र में, गर्तवास मतलब जो गड्ढों में निवास करते हैं ना, उसको कहते हैं गर्तवास, ठीक है। और कब्र, जो कब्र होता है ना, कब्र में निवास, वो कब्र के निवास वो मानव के साथ कुत्ते को इसमें क्या दफनाया है, ठीक है। दफनाने के साक्ष्य मिले कहाँ से, कश्मीर से, ठीक है, बुर्ज होम कश्मीर से। और अगला देखें तो गफ्फा कराल, जो गफ्फा कराल है कश्मीर में है, और चिराड़, चिराड़ बिहार में, ठीक है। और देखा तो कोल्डी हवा, कोल्डी हवा यूपी में पड़ता है। चावल के प्रथम प्रमाण मिले कोल्डी हवा से। जो कोल्डी हवा है ना यहाँ पे, ये यूपी में पड़ता है कोल्डी हवा। और यहाँ से देखा है तो जानवरों के, सॉरी, चावल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, सबसे पहले। मेहरगढ़, मेहरगढ़ दिखाया तो कृषि का पहला प्रमाण मिला है मेहरगढ़ में। दोस्तों इसको आप अभी याद करने की ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगले चार्ट में, अगले जो वीडियो आएगा उसमें पूरे चार्ट सहित आपको कौन सी लोकेशन कहाँ करके पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा इस पर। और खोज की बात करते हैं तो अब खोज कब कौन सी हुई थी वो देखते हैं। तो पुरापाषाण काल की खोज देखें तो आग की खोज हुई थी सबसे पहले दिखाया तो आग की, दिखाया तो वैसे खोज नहीं हुई थी आग की, मतलब एक व्यावहारिक रूप से खोज नहीं हुई थी। कहने का मतलब ये है कि आग की जैसे होता है ना शुरू शुरू में कि उतना पता नहीं होता है, तो वैसा ही। पर कुछ टाइम बाद जब मध्यपाषाण काल आए थे तो हम क्या होता है, व्यावहारिक रूप से खोज, जैसे हम कभी किसी की तैयारी करते हैं तो हमें शुरू में पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है, ये वो कैसे पढ़ना है, तो वैसा ही कुछ आग का प्रयोग हम करना उनको पता नहीं था कि कैसे करना है। तो बस खोज हो चुकी थी पुरापाषाण काल में। और मध्यपाषाण काल आते आते क्या होता है, आग का प्रयोग व्यावहारिक रूप से करने लग गए थे मानव, ठीक है। उसके बाद देखा तो नवपाषाण काल, इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, ये कभी पहिया और पशुपालन और समाज गाँव, ये सब आता है। इसमें इंपॉर्टेंट है पहिया, ठीक है, पहिया और कृषि। और तो पहिए की खोज हुई थी नवपाषाण आते आते, पर आग की खोज दिखाया तो पुरापाषाण में हो गई थी, ठीक है। पहिया, कृषि और पशुपालन और गांव और समाज की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। नोट, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान, जो मेहरगढ़ और बलूचिस्तान है ना, यहाँ से क्या होता है, कृषि का प्रथम प्रमाण मिला, ठीक है, कि कृषि यहाँ सबसे पहले कृषि यहाँ हुई करती है। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग हथियार, जो मानव के द्वारा सबसे पहले हथियार प्रयोग किया गया वो कुल्हाड़ी है। और मैं आपको बता चुका पहले कि सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा है, कुत्ता है करके। और पहला उपयोगी धाता, जो पहला उपयोगी धातु है ना, वो है तांबा, ठीक है। तो गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, अगला चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए। अगला अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में खोज, काल, नामकरण, उद्भव और विशेषता क्या रही है इसकी, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर में फैली है, और दिखाया तो इनके वर्तमान में कितने स्थल प्राप्त हो चुके हैं हमें, और कौन सा स्थल कहाँ है उसका वीडियो फिर आएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी इस वीडियो से। अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो पढ़ते रहिए गाइस, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हमारे समाज को एक उत्कृष्ट और अच्छा समाज बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है गाइस। हमारी जो समाज में हो रही कुकृतियाँ हैं उनको समाप्त करने के लिए एकमात्र ऑप्शन है कि पढ़ाई, यानी हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो थैंक यू।